चलिए अब आज से हम लोग करंट अफेयर शुरू करेंगे। बीपीएससी 69 को ही हम टारगेट बना के बताएंगे आपसे, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसको आपको पता ही क्या है ना, एग्जाम्स हो या ना हो, आपको सालों भर पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है और पढ़ना चाहिए। कोई अगर छात्र सालों भर पढ़ता रहेगा तभी वो करंट अफेयर्स को पूरी तरह फॉलो कर पाएगा, ठीक ना। उस पर उसकी पकड़ बन पाएगी। अगर आप हमें छोड़ के पढ़ते हैं, जब एग्जामिनेशन आता है उस समय अगर आप प्रयास करते हैं कि 4-5 महीनों का मैगजीन उठाएं और उससे हम कवर कर ले, तो ये आपके लिए चुनौती भरा होता है एग्जाम में उत्तर कर पाना, इसलिए आपके लिए मुश्किल खड़ी होती है। ये करंट अफेयर्स भी ऐसा ही विषय है जिसको हमको चाहिए कि जिस तरह ये दिन प्रतिदिन की घटनाएं घट रही हैं, तो दिन प्रतिदिन हम भी अपने आप को अपडेट करते चले, ठीक है। करंट अफेयर्स की तैयारी इस तरह से ही होनी चाहिए। तो आप मान के चलिए कि जो पिछला अभी तक का जो बीपीएससी का कैलेंडर है उसके हिसाब से सितंबर में एग्जाम को होने हैं, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी से लेकर सितंबर तक के जो भी करंट अफेयर्स में जो घटनाक्रम आएगा सामने, वहां से प्रश्न होने चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा हम लोग पीछे चलेंगे जनवरी से, तो जो निश्चित रूप से करना है, हम लोग थोड़ा पीछे चलेंगे। जनवरी की जो पत्रिकाएं आती हैं वहां से करेंगे और बहुत तो दिसंबर तक से पकड़ लेंगे, ठीक है। मेरा इस बार ये है कि ठीक है, 1 महीना और पीछे चलते हैं। दिसंबर 22 की जो भी करंट अफेयर्स के मैगजीन हैं वहां से हम लोग पकड़ेंगे, और वहां से लेकर के आपको पता है सितंबर में एग्जाम होने हैं, तो आप अगस्त तक पढ़ पाइएगा। 23 तक का जो भी चीज है वो हम लोग देखने का प्रयास, ठीक है। तो हम लोग करंट अफेयर्स जो पढ़ेंगे, इसके लिए करंट अफेयर्स को बताने के लिए हमने क्या कर रखा है, आपसे कुछ चैप्टर में बांट रखा है करंट अफेयर्स को, ठीक है। सबसे पहले आपको उन चैप्टरों को समझना पड़ेगा कि किन चैप्टरों के तहत हम लोग करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए हमने आपसे पहले कहा था कि लगभग 100 पेज की कॉपी या 100 पेज से अधिक की, 125-150 पेज की कॉपी आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। 100 पेज या उससे अधिक की कॉपी लेंगे। जो मेरे चैप्टर होंगे आपके साथ, हम आज वो भी पहले डिस्कस करेंगे आपसे कि क्या यूनिट हमने बना रखा अपनी सुविधा के लिए या आपकी सुविधा के लिए, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला यूनिट होगा मेरा राज्य व्यवस्था का। दूसरा यूनिट होगा, आप भी अपने कॉपी में टाइटल इंडेक्स बना लेंगे, बुक में जैसा इंडेक्स होता है उस तरह एक इंडेक्स अपने कॉपी में आप बनाइए, ठीक है। अब हम आपको अपने टॉपिक्स यूनिट लिख रहे हैं, किस यूनिट के तहत हम आपको करंट अफेयर्स बताएंगे, ठीक है। दूसरा अर्थव्यवस्था, दूसरा यूनिट आपका होगा अर्थव्यवस्था का, ठीक है। पहला यूनिट राज्य व्यवस्था, दूसरा अर्थव्यवस्था। तीसरा यूनिट हम लोग बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, इंटरनेशनल अफेयर्स जो होते हैं उसको हम लोग देखेंगे तीसरे यूनिट में, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, इकोनॉमी के बाद। चौथा यूनिट हम लोग बनाएंगे सबमिट का। आप सबको पता है हमेशा कोई ना कोई सबमिट होता रहता है, G20 अभी हुआ, कोई सबमिट होगा, ठीक है। तो सम्मेलन सबमिट को हम लोग अलग यूनिट की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवा यूनिट हम लोग बनाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी बनाएंगे, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी मेरा पांचवा यूनिट होगा। छठे यूनिट के तौर से हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार को फोकस रख रहे हैं, इसलिए बिहार होगा, ठीक है। छठा यूनिट में हम लोग बिहार रखेंगे। सातवें यूनिट में हम लोग, आपको पता है पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, पुरस्कार को देखेंगे। आठवें यूनिट में हम लोग खेलकूद को देखेंगे। नौवें यूनिट की तरह हम लोग विविध को देखेंगे। बहुत सारे चीज ऐसे आते हैं, टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो किसी भी टॉपिक के अंदर नहीं समाहित हो पाते, उसको हम लोग विविध में देख लेंगे। और 10वें यूनिट में हम लोग देखेंगे चर्चा में। चर्चा में मतलब हम लोग पर्सनालिटियां देखेंगे, व्यक्तित्व को यहाँ देखेंगे चर्चा में। जो इतनी नियुक्तियां होंगी, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी कारण से घटना चर्चा में आ जाएंगे, या जिनका महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन होता है, वहां से भी कभी के प्रश्न होते हैं। तो चर्चा में मेरा 10वां यूनिट होगा, ठीक है। इस 10 यूनिट में बांट के हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। इससे एक फायदा हम लोग को ये मिलेगा कि हम लोग पास एक स्थान पर पूरे साल का अपडेट जो न्यूज है, जो घटनाक्रम है, उसका संग्रहण कलेक्शन आ जाएगा।
आपको रिवीजन करने में भी सुविधा होगी, और दूसरा हम लोग इसको पढ़ेंगे पीटी के पर्पज से, लेकिन आपको पता है इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आने वाले हैं। तो कुछ कुछ जानकारी जो रहेगा वहां पे वो आपको अपडेट करेंगे तो काम भी आगे, चाहे राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट से और सबमिट से, क्योंकि सबमिट से भी प्रश्न मेंस के जीएस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो फैक्चुअल जानकारी होगी वो आपके मुख में भी काम आ सकता है और आएगा भी, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग इतने 10 यूनिट में हमने करंट अफेयर्स को बांटा है सुविधा के दृष्टिकोण से। इस 10 यूनिट के तहत ही हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा कोई यूनिट है जो महत्वपूर्ण है और जो इसमें नहीं समाहित हो रहा है, जिसको हम लोग को अलग से देखना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। अगर आपके सुझाव से कुछ रहेंगे किसी यूनिट का तो हम लोग इसमें उसको शामिल कर लेंगे, ठीक है। कोई ऐसा यूनिट आपको लगता है, राज्य व्यवस्था, तो जितनी गतिविधियां भारत में संवैधानिक गतिविधि या पॉलिटिकल गतिविधियां होंगी हम लोग यहाँ कवर करेंगे। अर्थव्यवस्था, भारतीय इकोनॉमी में जो भी घटनाक्रम चलेगा यहाँ कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मतलब विदेशों में जो घटनाक्रम चलेगा, वहां का राजनीति का घटनाक्रम हो या कोई सामाजिक मूवमेंट हो, जो चलेगा उसको हम लोग यहाँ कवर करेंगे। समिट, जितनी तरह के सम्मेलन होते हैं, वो राजनीतिक सम्मेलन हो या पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन हो, सामाजिक सम्मेलन हो, हम लोग यहाँ समिट कवर कर लेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहती हैं, उसको हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी में देखेंगे। बिहार स्पेशल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिहार से संबंधित जो भी घटनाक्रम सामने आएगा उसको हम लोग बिहार में देख लेंगे। पुरस्कार, अवार्ड और खेलकूद है, यहाँ से हमेशा से प्रश्न रहते हैं। चर्चा में यहाँ से ही प्रश्न होते हैं पर्सनालिटी से। और एक कॉलम मैंने रखा है विविध का, तो जो इनमें कहीं फिट नहीं पड़ेगा उसको हम विविध में कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब इस पे आपको करना क्या पड़ेगा, अपने कॉपी में जैसे एक पेज, दोनों तरफ पृष्ठ मिला करके जो एक पेज होगा उस पर एक नंबरिंग दे के आगे बढ़िए। जैसे हमको पता होना चाहिए, अगर आप 10 कॉपी अलग अलग नहीं बना सकते, अलग अलग कॉपी बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो एक ही बुक में, एक ही कॉपी में हम लोग 10 यूनिट को बांटेंगे। तो जिस तरह बुक का इंडेक्स होता है कि कहाँ से कहाँ तक किस पेज संख्या में आप लिखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो आप मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो आप मेरे अनुसार से मेंशन करेंगे तो आपको सुविधा होगा। जैसे राज्य व्यवस्था हमने कर रखा है कि 1 से 10, 1 से 10 में अगर आप अपने इंडेक्स में राज्य व्यवस्था रखिए तो बेहतर है। 11 से 20 में आप अर्थव्यवस्था रखिए। 21 से 30 में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रखिए। 31 से 40 में सबमिट को पढ़ेंगे। 41 से 50 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिहार 51 से 60 नंबर पे। पुरस्कार पे हमने कम पेज दे रखा है 60 से 65, ठीक है। खेलकूद पे भी 66 से 70 और विविध पे ज्यादा पृष्ठ की उम्मीद है 71 से 90 और चर्चा में 91 से 100। अगर आपकी कॉपी 100 पेज की आपने कॉपी बनाई है तो इस तरह के एक डिवीजन अपनी कॉपी पे आप कर लीजिए, ठीक है। तो आपको सुविधा होगा। मान लीजिए अगर भाई हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन के क्लास में केवल राज्य व्यवस्था पे चर्चा होगी, ऐसा नहीं होगा। हम लोग इसमें से सभी टॉपिक पे भी चर्चा कर सकते हैं और इसमें से 2, 3, 4 जितना संभव हो सका उस टाइम फ्रेम में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। क्लियर है। तब आपके पास एक ही कॉपी में अलग अलग पेज बता होगा। मान लीजिए हमने सबमिट शुरू किया तो आप भी अपने कॉपी में सबमिट को खोलेंगे, वहां पे राइट डाउन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हमने बिहार रहा उस दिन तो बिहार खोलेंगे, वहां लिखेंगे। क्लियर है। तो 200 यूनिट एक दिन में कवर हो ऐसा जरूरी नहीं है क्लास में, ठीक है। 200 यूनिट कवर करने के लिए हमको थोड़ा लंबा क्लास लेना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग 2 यूनिट 4 यूनिट जितना भी कवर करेंगे, लेकिन एक जगह पे इंडेक्स अगर आप बना लेंगे तो हर बार क्या करेंगे, वहीं पे एड ऑन करते चलेंगे। एक जगह पे एड ऑन करते चलेंगे तो उससे संबंधित जानकारी एक ही जगह पे चली आएगी। और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो आज आप पढ़ेंगे और 15 दिन बाद उसी का अगला चरण सामने आएगा, तो फिर उसको वहां पे एड ऑन कर लेंगे। एक ही साथ आप भी आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक है। इसलिए मेरे अनुसार से ये आपके लिए सुविधाजनक होगा। इस तरह से अपने आप को आप भी अपनी कॉपी को फ्रेमिंग कर लीजिए, तो इसी तरह के इंडेक्स बना लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको भी सुविधा होना चाहिए। और चूंकि हम इसी तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, आप मेरे साथ चलेंगे तो आप इस तरह से कॉपी बना लें, ठीक है। अगर आपकी ज्यादा मोटी कॉपी है तो जहां से मेरा 1 यूनिट खत्म होगा, मान लीजिए अगर कोई यूनिट मेरा 1 से 10 पहले खत्म हो गया, 100 से अगर आपके पास 30-40 पेज एक्स्ट्रा कॉपी है, 150 तक की कॉपी आप रखेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास 40 पेज एक्स्ट्रा बचा हुआ है। जो यूनिट पहले समाप्त हो जाएगा
अब ये किसी को पता नहीं है कि कहाँ पे ज्यादा न्यूज निकल के सामने आएगा, ठीक है। जो यूनिट पहले समाप्त हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा कॉपी का पेज मेरे पास 50 है, वहां हम उसको बढ़ा लेंगे। फिर मान लीजिए राज्य व्यवस्था खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, हम फिर से बढ़ा लेंगे 101 से 110 कर लेंगे ना, ठीक है। इसलिए एक सुविधा यह है कि अगर आपकी कॉपी 130 पेज 140 पेज की कॉपी मिलती है आराम से स्पाइरल बाइंडिंग वाली, या ऐसे भी मिलती है, उस तरह की कॉपी ले लेंगे और उसमें करंट अफेयर्स का हम लोग देखने का काम करेंगे, ठीक है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो हम लोग अब इतना चर्चा कर दिए कॉपी पे, इतनी बात तो समझ गए होंगे। इसको समझने में कोई दिक्कत तो बताइए, जहां हम बताना जो आपको चाहते हैं कॉपी तैयार करने में, यहाँ तो कोई असुविधा आपको होगी कि आप कर लेंगे, बताइए। आप लोगों का माइक्रोफोन ऑन नहीं है क्या? ऑन क्या हुआ है आप लोगों का माइक्रोफोन? सारे परमिशन ऑन है आपके, माइक्रोफोन, ऑडियो, चैट, वीडियो सब, ठीक है। ठीक है, लिख रहे हैं आप लोगों का सब क्लियर है तो ठीक है। क्या बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, बेहतर है, आप कर लेंगे आप लोग तो ठीक है। इसी तरह से कॉपी बना लेंगे। अब हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं तो कुछ हम लोग आज शुरू कर देंगे, एक बार शुरू हो जाता है कोई विषय तो हम लोग फिर उस पर आगे चलते हैं। बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपका, पीटी हो या मुख्य परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा में भी आपको सामना करना है इसका, ठीक ना। और इवेंट के जब निबंध भी जाएंगे तो घटनाक्रम जानता रहेंगे तो वहां भी कुछ पुटअप दे पाएंगे। मुख्य परीक्षा पास करके इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां भी करंट अफेयर से संबंधित घटनाएं सामने आएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए, प्रत्येक छात्र को चाहिए कि वह हमेशा कम से कम वीकली, अगर डेली नहीं भी कर पा रहा तो वीकली निश्चित रूप से अपने आप को अपडेट करता चले सारे घटनाक्रम से, ठीक है। आज हम लोग शुरू करते हैं अब राज्य व्यवस्था से। पहला जो यूनिट है मेरा राज्य व्यवस्था, ठीक ना, वहां से हम शुरू करेंगे। जैसा हमने आपसे चर्चा कर दिया है, दिसंबर तक की जो पत्रिकाएं हैं वहां से हम लोग उसको उठा रहे हैं, ठीक है। वहां से लेकर के अंतिम तक आपका कवर करवाएंगे, ठीक है। अब उससे पीछे बीपीएससी गया तो आप अपने से अगर देख रहे होंगे तो आपके काम आएगा, और यहाँ से अगर बीपीएससी रहा जो रहना चाहिए, इससे बहुत पीछे नहीं जाएगा वो, जहां तक संभावना है, तो सारे प्रश्न पकड़ में आने चाहिए, ठीक है। चलिए लिखिए, तो पहला न्यूज है, सबको ज्ञात होगा, कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक है। ये कांग्रेस अध्यक्ष बने, कांग्रेस अध्यक्ष अभी वर्तमान में ये जो चुनाव कांग्रेस का हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन बने, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से साधारण सा एकदम सिंपल सा, वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए कब, अक्टूबर 22 में ये बन गए। अब इसमें देखेंगे हम लोग और क्या न्यूज हो सकता है, क्या संभावना है प्रश्न का। अध्यक्ष तो बन गए तो एक प्रश्न हो सकता है ये है कि इन्होंने किसे चुनाव में पराजित किया, ठीक है। तो किसको चुनाव में पराजित करके आए सामने, तो बताएंगे तो बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसे पराजित कर अध्यक्ष का जो चुनाव है कांग्रेस का वो जीता है, किसको हराया इन्होंने। क्योंकि आजकल प्रश्न इस तरह से भी आते हैं, सेकंड जो व्यक्ति होता है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो हमारे यहाँ जितनी लोकतंत्र में पार्टियां हैं वहां अधिकांश जगहों पे चुनाव की परंपराएं नहीं है, ठीक है। जिसको बताना होगा पेंसर बताएंगे, हम चर्चा भी करते जा रहे हैं आपसे। वहां क्या है लोकतंत्र हमारे यहाँ जितनी हाँ ठीक है, चलिए शशि थरूर, ठीक है। आप शशि थरूर, आपको सही याद है, मौका दे रहे थे शशि थरूर देते, शशि थरूर। देखिए इससे अभिरुचि हमको पता चलते जाएगा, ये सारी पुरानी घटनाक्रम है कि हाँ आपने ध्यान से पढ़ रखा है। अब जो हम आपसे चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स इंफॉर्मेशन के साथ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे फिर से दोहरा रहे हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा में और निबंध वाले चीज में काम आने वाली है। जब चीजों को आप सुनेंगे तो मुख्य परीक्षा का जीएस को एक दिन की तैयारी नहीं है और ना ही निबंध एक दिन की तैयारी है। आप चीजों को सुनते समझते हैं, बहुत सारे जगहों पर पढ़ते हैं, उन सब का समेकित रूप ही वहां पे निबंध में सामने आएगा, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, हम लोग को अनुभव है
कि यहाँ पे जितनी पार्टियां हैं वो अधिकांश पार्टियों में सामान्य रूप से चुनाव अध्यक्ष पद के लिए नहीं होते। आप अगर गौर करेंगे तो होता क्या है, तो एक व्यक्ति का नाम कोई व्यक्ति प्रस्तावित करता है और बाकी लोग उसका समर्थन कर देते हैं और वो व्यक्ति उस पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो राष्ट्रीय दल पे, या भारतीय जनता पार्टी हो, या क्षेत्रीय दल में हमारे यहाँ आरजेडी हो या जेडीयू हो, जितनी पार्टी आप देख रहे हैं, अधिकांश पार्टियों में परंपरा यही है, उनका अपना जो आंतरिक लोकतंत्र है, इसको हम लोग पार्टियों के अंदर का आंतरिक लोकतंत्र मानेंगे, वो लगभग समाप्त प्राय है। मतलब जिस तरह चुनाव से हम लोग सांसद विधायक चुनते हैं, ऐसी परंपरा बहुत कम देखने को मिलेंगे। आप कांग्रेस के इतिहास में देखिएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये बात कितनी सही है। जैसे ये जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़े हुए पहले कैंडिडेट, दूसरे शशि थरूर खड़े हुए, शशि थरूर को पराजित करके मल्लिकार्जुन अध्यक्ष बन गए। एक कांग्रेस का जो अपना इतिहास है 137 वर्ष का, ठीक है, 137 वर्ष का इनका जो इतिहास है, इसमें 6 ही बार ऐसा हुआ कि चुनाव हुआ, कैंडिडेट खड़े हुए और वोटिंग हुए, ठीक है। कितनी बार हुआ? मात्र 6 बार ऐसा हुआ। आप खुद समझ गए क्या स्थिति है, कैसे चुनाव होता है। ये स्थिति सिर्फ कांग्रेस की नहीं, ये सभी पार्टी का ही स्थिति है। तो ये भी आपके लिए प्रश्न है कि कांग्रेस में ये क्या था, ये जो अध्यक्ष पद का चयन हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण हुआ है कि 6ठी बार हुआ कि कांग्रेस में आंतरिक रूप से खुले चुनाव से अध्यक्ष का चयन हुआ। ये खुला चुनाव है, ऐसा नहीं कि किसी ने नाम रखा, प्रस्ताव हुआ, अनुमोदन हुआ, चुनाव हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये प्रश्न हो सकता है। फिर एक प्रश्न आपसे बनता है कि मल्लिकार्जुन है कहां से। वर्तमान कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन, इनका संबंध किस राज्य से है? क्लियर है? बहुत महत्वपूर्ण राज्य से है। महत्वपूर्ण राज्य इसलिए कि अभी वर्तमान में उस राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मल्लिकार्जुन किस राज्य से हैं। क्लियर है? आ गया होगा, रिस्पॉन्स करेंगे। कर्नाटक से हैं, हाँ ठीक है, कर्नाटक से हैं, अभी वहां पे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो एक कर्नाटक से संबंध रखते हैं। तो आपसे अब जो पहला इंफॉर्मेशन था कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो मल्लिकार्जुन बने। वहां से प्रश्न क्या आ सकते हैं, इन्होंने किसे हराया, शशि थरूर को। दूसरे प्रश्न क्या आ सकता है, तो कांग्रेस में जो खुला चुनाव है ये 6ठा बार हुआ। फिर एक प्रश्न हो सकता है मल्लिकार्जुन कहाँ के हैं भाई, इनका संबंध कर्नाटक से है, ठीक है। अब बस एक इंफॉर्मेशन और आपको बताएंगे इस पे, मधुसूदन मिस्त्री जो चुनाव हुआ, तो कभी भी चुनाव होता है तो चुनाव अधिकारी बनाता है ये लोग, तो मुख्य चुनाव अधिकारी कांग्रेस अपना बनाएगा, ये आंतरिक चुनाव है, तो मधुसूदन मिस्त्री इसमें मुख्य चुनाव अधिकारी थे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आप लिख लेंगे एक लाइन का, मधुसूदन मिस्त्री मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में इस चुनाव में काम किए। क्लियर है? ठीक, हम लोग दूसरे इंफॉर्मेशन पे आएंगे। अभी वर्तमान में न्यायाधीश हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश है के.जी. बालकृष्णन। क्या नाम है इनका? के.जी. बालकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ 22 में, अक्टूबर 22 में ही गठित होगा। के.जी. बालकृष्णन आयोग है ये। तो ये क्या काम करेगा? आपको पता है कि बहुत सारे जो आयोग का गठन होता है वो किस उद्देश्य से गठन हुआ और उसके जो रिपोर्ट आते हैं इससे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो के.जी. बालकृष्णन आयोग का जो गठन है उसको हम लोग समझेंगे क्यों किया गया है। तो भारत में ऐसा है कि जो दलित व्यक्ति, अगर कोई दलित व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है, और हिंदू, बौद्ध और सिख, ये 3 धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म में जाएगा तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दलित व्यक्ति अगर धर्मांतरण करके मान लीजिए ईसाई बन गया तो उसको यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग अगर ईसाई बन भी गए तब भी इस बात को छुपाते हैं कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिलता रह गया, ठीक है। तो ये जो आयोग है के.जी. बालकृष्ण आयोग, इसका गठन इसी अध्ययन के लिए किया गया है कि अगर कोई दलित धर्मांतरण करके हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म में चला जाता है तो उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस विषय पे ये आयोग बात करेगा और ये अपना रिपोर्ट रखेगा। क्लियर है? अब इसी के दूसरे मेंबर भी हैं, इसमें रविंदर सिंह सेवानिवृत्त आईएएस हैं, एक रविंद्र सिंह ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, और एक यूजीसी के सदस्य हैं प्रोफेसर सुषमा यादव।
प्रोफेसर सुषमा, प्रोफेसर सुषमा, प्रोफेसर सुषमा यादव, ठीक है। ये 3 व्यक्ति इसमें मेंबर हैं, के जी बालकृष्णन, रविंदर सिंह और सुषमा यादव, ठीक है। बालकृष्णन आयोग में कितने मेंबर? 3। आपको पता है कभी कभी इसमें तीनों मेंबर का नाम पूछता है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दलित वर्गों के धर्मांतरण के बाद उनके आरक्षण की स्थिति पर विचार करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है कि इस आयोग में कौन कौन सदस्य हैं। आपको पता है यूपीएससी 1 2 3 नाम देता है, उसके बाद बोलता है चौथा ऑप्शन सभी, पांचवा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ये भी ऑप्शन होगा। क्लियर ना? कि तीनों नाम अब का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें आपको कोई आयोग पढ़ेंगे तो अगर 3 नाम है तो तीनों जानने ही पड़ेंगे। क्लियर है? यहां तक समझने में दिक्कत, इस बात को कोई समझने में दिक्कत है तो आप बताएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन था राज्य व्यवस्थापीय के जी बालकृष्णन आयोग, आपको जानना था, ठीक। तीसरा हम लोग को जानना अब है 1 अक्टूबर को एक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय विरजन दिवस, ठीक है। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विरजन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन है, ओल्ड एज वृद्धजन दिवस है, ठीक है। अब हम लोग राज्य व्यवस्था में इसको क्यों जानने का प्रयास कर रहे हैं दिवस को? हाँ देखिए, एक चीज छूटा रह गया था, खैर हम लोग उसको विविध में कर लेंगे, जो आपको हम इंडेक्स बनाए। दिवस भी कहीं कहीं पूछता है अलग से दिवस जो भी चर्चा में आएगा उसको हम लोग अलग से दिवस में करेंगे, नहीं तो विविध में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम विविध दिवस के सेंस में आपको ये नहीं पढ़ाना है, ये आपको राज्य व्यवस्था के सेंस में ही आया है कि 1 अक्टूबर 22 को जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस इस वर्ष का हुआ है, उसमें क्या हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या किया? कहा कि भाई जो भी व्यक्ति 100 ईयर प्लस हैं, 100 साल से अधिक के जो मतदाता हैं, उनको हम एक प्रशंसा पत्र देंगे, कि भाई आपने जो चुनाव की प्रक्रिया में भाग लिया है वो आपका सराहनीय काम रहा है, इसके लिए एक पत्र उनको निर्गत किया जाएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को किसको जारी किया गया? 100 वर्ष प्लस किसको? मतदाता को, सभी 100 वर्ष से प्लस मतदाताओं को एक पत्र भेजा गया, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा। उस पत्र में क्या है? उसमें उनके चुनावी प्रक्रिया में जो उन्होंने भाग लिया उसके लिए आभार व्यक्त किया गया। क्लियर है? कि मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा 100 ईयर से जो बड़े मतदाता हो गए, ऊपर के मतदाता हो गए, उनको चुनाव प्रक्रिया में जो योगदान उन्होंने दिया, जो वोट उन्होंने किया, उसके लिए आभार व्यक्त करते एक पत्र इशू किया गया, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, अभी वृद्धजन दिवस पे क्या हुआ है स्पेशल काम, समझ गए? दूसरा, अब आपसे बार बार चर्चा कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन, ठीक है, ये अपने क्वेश्चन चलेगा, दिमाग में चलना चाहिए। अब दूसरा कि 100 वर्ष से अधिक के मतदाता तो अभी कितने हैं इंडिया में, ये भी एक प्रश्न आपसे आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 100 साल से ऊपर वालों को पत्र इशू हो रहा है, तो कितने मतदाता हैं भाई? तो 2.5 लाख ऐसे मतदाता हैं भारतवर्ष में। ऐसे मतदाता कितने हैं? तो 2.5 लाख मतदाता हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होता है ना, यहीं से वो पूछेगा। अब हम लोग जो उसको नहीं समझ रहे होते हैं, क्यों पूछ रहा है, अब लोग बोलेंगे कि अब कितने साल से अधिक का मतदाता है, ये भी अब पूछ रहा है, कितना हम पढ़ेंगे? तो कितना पढ़ेंगे नहीं, ये इसलिए पूछ रहा है कि 100 वर्ष से अधिक के मतदाताओं को अभी इन लोगों ने एक वृद्धजन दिवस पे अलग से आभार का लेटर भेजा है, ठीक है। इसी क्रम में दूसरा डेटा भी हमको ध्यान रखना चाहिए। 100 वर्ष से ऊपर तो 2.5 लाख हो गया। 80 वर्ष से ऊपर, 80 वर्ष से ऊपर जो हमारे यहाँ मतदाता हैं वो कितने हैं? तो ये 1.80 करोड़ है, ठीक है। ये 2 मतदाताओं की संख्या आप ध्यान में रखिएगा कि 1.80 करोड़ मेरा 80 साल से ऊपर वाला मतदाता है और 2.5 लाख मतदाता है 100 ईयर से प्लस, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है ये हो गया करंट अफेयर्स जो चर्चा में आया, ठीक ना। अब इससे संबंधित चीजें जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो क्या होना चाहिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हम जिनको ही पढ़ा रहे हो सब नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप पहली बार बीपीएससी देने जा रहे हैं, जो 1 बार से 2 बार से पीटी पास कर रहे हैं या मेन दे रहे हैं, ठीक है, वो उनको भी चाहिए रिवीजन की तरह ये होगा, लेकिन नए स्टूडेंट को भी समझना चाहिए करंट अफेयर्स हमको पढ़ना कैसे होता है। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गया मैगजीन में,
ठीक है। अब इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाने चाहिए, अगर वो चल रहा है तो सही है, नहीं चल रहा है तो जानना पड़ेगा, ठीक है, उसको जानना चाहिए करंट अफेयर्स जब पढ़ेंगे तो। जैसे क्या चलना चाहिए था, आ गया अब चुनाव आयोग, चुनाव आयोग ने जारी किया, तो चुनाव आयोग सबसे पहले आप लोग बताएंगे किस आर्टिकल में चुनाव आयोग का वर्णन है, ठीक है, कोई बता पाएंगे तो बताइए। नहीं ध्यान में किसी को, चुनाव आयोग का वर्णन कहाँ है जी? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 324 में, कितने आर्टिकल्स में होगा? चुनाव आयोग का वर्णन 324 में है। और फिर बार बार आपसे हम दोहरा रहे थे कि मुख्य चुनाव आयोग जो आयुक्त जो होंगे उन्होंने चिट्ठी दिया, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी, ये आपको दिमाग में चलना चाहिए नाम। मुख्य चुनाव आयुक्त ये है राजीव कुमार। और चुनाव आयोग कितना सदस्यीय है, चुनाव आयोग में कितने मेंबर होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1 2 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो पहले राजीव कुमार एक मेंबर है अभी हमारे, दूसरे मेंबर का नाम अनूप चंद्र पांडे है, तीसरे मेंबर का नाम अरुण गोयल है, ठीक है। देखिए एक साथ आप तीनों चीज को इंफॉर्मेशन को यहाँ कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त मेरे राजीव कुमार हैं, दूसरे चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं, एक और चुनाव आयुक्त तीसरे अरुण गोयल हैं। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग होता है हमारे यहाँ अभी, ठीक है। इन चुनाव आयोग की जो नियुक्ति हो रही है, आप देख रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त बना, कोई चुनाव आयुक्त बने हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? एकदम सिंपल सा जहन में जाना चाहिए, इनकी नियुक्ति किनके द्वारा होगी, एकदम जाना चाहिए आपके जहन में, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। क्लियर है? कितने साल का पीरियड होगा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 65 साल तक अपने काम पे रहेंगे। और ये जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं इनका क्या होगा, ये 6 वर्ष या 62 ईयर्स तक अपने काम पे रहेंगे, ठीक है, जो पहले पूरा हो जाए। 6 ईयर्स से लेके 62 ईयर्स, यहाँ 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो पहले पूरा हो जाएगा वहां तक ये अपने ड्यूटी पे रहेंगे। क्लियर है? ठीक है। करंट अफेयर्स के अब मैंने पहले आपसे चर्चा किया कि हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसको पूरी तरह से आप कवर कर पाइए, पीटी में तो कीजिए ही, साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी आपका थोड़ा आधार बनता चले, ठीक है। तो ऐसा नहीं करंट अफेयर्स में सिर्फ ये जान गए कि भाई वृद्धजन दिवस पे मतदाताओं को आभार का चिट्ठी भेजा गया, ये तो पढ़ लिए, लेकिन जैसे हमसे उसने पूछा कि भाई कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, अब हम ये जानते ही नहीं, ठीक है। तो दोनों पूरी चीजें जो आ रही हैं चर्चा में ना, उसको समग्रता में देखते चलना है। आप ये देखते चलेंगे तो सिर्फ करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आप आगे देखेंगे आप सभी विषय एक साथ पढ़ते चलेंगे करंट अफेयर्स के क्लास में, जो भी चर्चा में आएगा, और आपकी एकदम परफेक्ट तैयारी हो पाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस बचा नहीं, ठीक ना। अब इसके बाद हम चलेंगे नए क्वेश्चंस पे, पूछते भी चलेंगे आपसे, आप बताते भी चलेंगे, अगर जो जानेंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। हम लोग शुरू किए, आपसे हम चर्चा कर रहे हैं बार बार कि हम मान के ही चल रहे हैं कि आप पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आए हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं तैयारी, ठीक ना। जैसे तेलंगाना, एक राज्य का मैंने अभी नाम रखा है यहाँ पे तेलंगाना का, ठीक है। आपको बताना यह है कि तेलंगाना राज्य में अभी किस पार्टी की सरकार है, तेलंगाना राज्य में किस पार्टी की सरकार है बताइए, अगर जानते हैं तब, या कौन मुख्यमंत्री हैं ये भी बताइए। तेलंगाना राज्य में स्टालिन मुख्यमंत्री हैं सर। तेलंगाना स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, हाँ। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS है, पार्टी का नाम क्या है? तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना राष्ट्र समिति क्या है? पार्टी का नाम है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव, ठीक है। के चंद्रशेखर राव जो है, उनके द्वारा क्या किया गया, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा TRS का नाम बदला गया। TRS का नाम बदल के क्या कर दिया इन्होंने? भारत राष्ट्र समिति। ये आपको समझना था, जब मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, ये 2020 का ही घटनाक्रम चलेगा,
2022 का घटनाक्रम है। 2022 में ये नवंबर में स्पष्ट होगा क्या कि इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल कर दिया भारत राष्ट्र समिति। क्या कर दिया? भारत राष्ट्र समिति नाम कर दिया। ठीक है, BRS नाम हो गया, भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन जान जाइए, बहुत हिट क्वेश्चन है, आपकी पीटी में लड़ने की संभावना रहेगी। ठीक है, कि भारत राष्ट्र समिति कहाँ पे है, किस सरकार किस स्टेट में है। अगर आप नहीं नाम से वाकिफ हैं तो आपको लगेगा कि भारत राष्ट्र समिति नामक कोई पार्टी तो है ही नहीं। ठीक है, जब नहीं है तो आप कहीं नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से कोई नहीं, आपको तो गलत होगा। भारत राष्ट्र समिति की सरकार अब तेलंगाना में है, क्योंकि पार्टी का नाम बदल गया। और आपको दूसरा पता होगा, बीपीएससी का क्वेश्चन का आप देखते होंगे, तो इस तरह का जब घटनाक्रम चलता है या किसी महत्वपूर्ण राज्य में कोई पार्टी की सरकार होती है, स्थानीय पार्टी की विशेषकर, तो उसके चुनाव चिन्ह भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे बीपीएससी ने पहले भी तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पूछ रखा है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो पहले ही पूछा जा चुका है आपसे। कोई बताएंगे तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह? ठीक है सर, तीन पत्ती है और फूल। ठीक है, ठीक है, 2 पत्ती है। चलिए 3 पत्ती का बकायदा, ठीक है, 2 पत्ता का जो निशान है तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। देखिए, पढ़ने का मतलब यही है, अभिरुचि आपको ऐसे ही जगानी पड़ेगी कि हम जिस पार्टी के बारे में जाने, जब सुने तो क्या करेंगे, साथ साथ उस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी जान जाएंगे। क्लियर है? किस राज्य में काम कर रहा है ये जान जाएंगे, तो आपके लिए तैयारी मुकम्मल हो रही है, एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे आएंगे, BRS का चुनाव चिन्ह क्या है। अब हम समझ गए क्वेश्चन, BRS का चुनाव चिन्ह क्या है। इसके पार्टी का, जैसे हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे आरजेडी का ये है, हरा रंग का झंडा है उनका, है ना। इस तरह इनका जो झंडा का कलर है गुलाबी है, और BRS वालों का इनका चुनाव चिन्ह एम्बेसडर कार है। एम्बेसडर कार आपको पता ही होगा, ठीक है, आजकल कम पे चलन में है, लेकिन एम्बेसडर कार ये इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। क्लियर? इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, मेरे अनुसार से ये इस बार के बीपीएससी के लिए हिट क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना? जो भी आपको बताने का प्रयास है मेरा, वो मैगजीन से थोड़ा, मैगजीन में जितनी चीजें छपती हैं या पेपर में जो भी न्यूज आ रहा है, वहां से जो भी हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं आपको बताने के लिए, तो एक तरह से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखें, हम लोग सबको पता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण दिया गया, हमारे यहाँ दिया गया है ना। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको भी आरक्षण दिया गया, जिसको आप EWS के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले ये आरक्षण जो हमारे यहाँ था वो क्या था, सामाजिक आधार पे था, केवल सामाजिक जो वर्ग है उसके आधार पर आरक्षण था, SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए ये आरक्षण है। अब उसके बाद एक आरक्षण आया EWS। ये क्या है? EWS आरक्षण क्या है, किसको मिलेगा ये आरक्षण? जो EWS का जो आरक्षण है, हाँ, निश्चित रूप से जो सामान्य वर्ग का है, आर्थिक रूप से गरीब, आप समझ रहे हैं, जो SC है उसको तो आरक्षण प्राप्त ही है, वहां तो आर्थिक का कोई बात ही नहीं बचा। जो सामान्य कैटेगरी में जो लोग हैं, उनमें जो आर्थिक रूप से कमजोर है, EWS का आरक्षण उनके लिए सामने आया। ठीक है, अब ये किस संशोधन से आया, आपको जानना ये है कि EWS का रिजर्वेशन किस संवैधानिक संशोधन से लागू हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपसे। 103। हाँ ठीक है, 103 आप लोग बता रहे हैं तो ठीक है, जानकारी आपके पास है। 103 से हुआ, 103वां संशोधन है। कब हुआ, कब का है, कब लागू हुआ? अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, आप जान सर आप भूल चुके हैं, गलत होगा। हम आपको इसलिए रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, करंट अफेयर्स में कुछ चीजें आई हैं फिर से चर्चा में इसकी, क्योंकि इसके मूल तक हमको जाना चाहिए। अब EWS आरक्षण कब लागू हुआ? बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आप नहीं जानते, आपके लिए मुश्किल हो गया। ठीक है, हम पहले भी चर्चा की आपसे कि हम लोग के लिए आसान और मुश्किल की क्या परिभाषा है। हम जानते हैं आसान है, नहीं जानते हैं मुश्किल है ना। कब लागू हुआ? हाँ, अंकित लिख रहे हैं 2019 में, सही जवाब है 2019, उनका जो अंकित जो लिख रहा है सही। ठीक है, 2019 में लागू हुआ, ये आप लोग साल ध्यान रखेंगे। अब आइए कि अभी ये क्यों चर्चा में आ गया। अभी इसलिए चर्चा में फिर से आया, इस पे बहुत सारी जनहित याचिकाएं PIL दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस पे विचार कर रही थी कि आरक्षण सही है या गलत है, वैध है कि नहीं है। तो अभी ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है,
उन्होंने कह दिया कि आरक्षण सही है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस आरक्षण को क्या कहा, वैध कह दिया, मतलब सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको उचित सही ठहराया कि कानूनी शब्द बोले तो वैध ठहराया गया। ठीक है, इसलिए चर्चा में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहरा दिया। तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया, ये नहीं भी पूछे आपसे, अब वो क्या पूछेगा, सिंपल पूछेगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब लागू हुआ, क्लियर, या किस संवैधानिक संशोधन से लागू हुआ। ठीक है, कहीं पे समस्या रहेगा तो आप पूछ लेंगे, बात करेंगे हम लोग, ठीक ना। फिर नया आपके लिए इंफॉर्मेशन है, विधि आयोग। वर्तमान में कितने में विधि आयोग का गठन हुआ है जानकारी में आपसे। विधि आयोग अभी 22वां है। कितना विधि आयोग, तो 22वां विधि आयोग का गठन हुआ था। गठन पहले हुआ, देखिए विधि आयोग का गठन कब हो गया हमारे यहाँ, 21 फरवरी 2020 को। ठीक है, विधि आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अब 2020 में एक गठन हो गया, लेकिन इनके जो मेंबर और अध्यक्ष है वो नहीं बने। ठीक है, वो अब आकर के 22 में उनको बनाया गया। विधि आयोग का जो अध्यक्ष है चाहे मेंबर है, ये बनाया ही नहीं जा रहा था। बीच में गठन जरूर हो गया, 1.5 साल बीत गया और कोई बना नहीं। और कार्यकाल कितना होता है, हमने आपसे क्वेश्चन छोड़ दिया था, कार्यकाल कितने दिन का होता है। जब हम प्रश्न रखते हैं वो आप जानेंगे तो चैट के माध्यम से बताएंगे या बोल के बताएंगे, इसलिए आपको मौका देते हैं। ठीक है, कि आप अगर जानते हैं तो बताइए। महत्वपूर्ण चीज है, विधि आयोग का जो गठन है वो 3 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 3 साल के लिए विधि आयोग का गठन होता है। अब देखिए 20 में बन गया और अब जाकर के विधि आयोग के अध्यक्ष आए हैं। अब विधि आयोग के अध्यक्ष 22 में बनाए गए। ठीक है, वो पूरा 1.5 साल तक कोई अध्यक्ष बना ही नहीं। अब हम लोग जानेंगे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं ये ऋतुराज अवस्थी, वो महत्वपूर्ण नाम है। अब फिर से आपसे बता रहे हैं, ये भी हम लोग की तरफ से गेस क्वेश्चन है बीपीएससी पीटी का। ठीक ना, बीपीएससी पीटी में पूछे जाने वाला प्रश्न में यह रहेगा, ऋतुराज अवस्थी बीपीएससी में रहे नहीं रहे, अगर आप और भी एग्जाम देंगे तो 2-3 एग्जाम देंगे तो निश्चित रूप से एक जगह रहेगा। ऋतुराज अवस्थी ये कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, जो अभी 22वें विधि आयोग के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पूर्णकालिक सदस्य और बनाए गए हैं, सभी सदस्य बना दिए गए अब तो। ठीक है, केटी शंकरन, केटी शंकरन ये भी पूर्व न्यायमूर्ति हैं, पूर्व न्यायाधीश केटी शंकरन हैं, ये भी बने। और एक प्रोफेसर आनंद पालीवाल बने, प्रोफेसर आनंद पालीवाल। ये क्या है, तो ये विधि विशेषज्ञ हैं, इसमें एक विधि विशेषज्ञ को भी रखा जाता है। ठीक है, तो 3 व्यक्ति भी आपके पास सामने आ गए। ऋतुराज अवस्थी अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के, केटी शंकरन मेंबर, पूर्णकालिक मेंबर, आनंद पालीवाल पूर्णकालिक मेंबर। क्या है भाई, तो विधि विशेषज्ञ है। दूसरा अंशकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य भी बनाए गए। ठीक है, अंशकालिक सदस्य में लोग देखेंगे, एक अधिवक्ता है एम करुणानिधि, इसको बनाया गया है, तो एम करुणानिधि है नाम। ये क्या है, वकील है, अधिवक्ता है अंशकालिक सदस्य में। दूसरे एक व्यक्ति और आएंगे, श्रीमती राका आर्या, विधि विशेषज्ञ, राका आर्या। ठीक है, ये क्या होंगे, ये भी विधि विशेषज्ञ। जैसे ये आनंद पालीवाल विधि विशेषज्ञ के रूप में आए, उसी तरह राका आर्या, ठीक है, श्रीमती राका आर्या विधि विशेषज्ञ के रूप में विधि आयोग में शामिल की गई हैं। ठीक है, इस तरह विधि आयोग का अब जो सदस्यों की नियुक्ति होनी थी वो कर दी गई है। क्लियर है, तो विधि आयोग कितना है, 22वां है। ठीक है, अब हम लोग को कुछ चीजें अगर जानने का मन होना चाहिए या जानना चाहिए। बहुत बार क्या करता है, अभी लोग एग्जामिनेशन में जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, खासकर बीपीएससी में तो है ही, अगर न्यायिक सेवा में हम देखें हैं, उन लोगों के पास खासकर पूछता है, वो पिछला पूछता है, वो 22वां गठन हुआ उसी समय वो पूछेगा कि 21वां कौन था। ठीक है, तो 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान। ठीक है, 21वां के अध्यक्ष थे। इनका पीरियड कब खत्म हो गया, 2018 में। 2018 में इनका पीरियड खत्म हो गया, इसका बलबीर सिंह चौहान का। ठीक है, उसके बाद 20 में गठन हुआ और अब 22 में आकर के ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तब ये विधि आयोग काम क्या करता है, क्या करेगा विधि आयोग जी, आप जान रहे हैं विधि आयोग बना तो गैर सांविधिक संस्था है, भारत सरकार इसका गठन करती है, कानून मंत्रालय के तहत ये गठन है। और ये
जो कानून जो है, कुछ कानून है, न्याय प्रशासन है, उस पर अपना सुझाव और राय देता है। ठीक है, देश के कानून के ऊपर, न्याय प्रशासन के ऊपर सुझाव देने का काम, राय देने का काम विधि आयोग का है। ठीक है, अब हम लोग के पास एक दो क्वेश्चन आने चाहिए अगर दिमाग में चल रहा है तो। ठीक है, जो पूछा जाता है आपसे, बहुत बार पूछा हुआ है कि भाई विधि आयोग का कंसेप्ट शुरू कब से हुआ। हमने आपसे कहा है क्या कि देखिए, सिर्फ करंट अफेयर्स हम आपको बताने के लिए नहीं आए हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ प्रयास ये होगा हम लोगों का कि उससे संबंधित सभी चीजों को आप जानते चले। क्लियर है? आप स्वयं से भी जब पढ़ेंगे तब भी आपका प्रयास होना चाहिए कि अगर कुछ चीजें करंट अफेयर्स की जो आ रही हैं, उसकी जो मूल बातें हैं वो भी आप जानें। ठीक ना? अब देखिए, विधि आयोग का कंसेप्ट कहां से है ये? तो सबसे पहले 1833 के एक्ट में विधि विशेषज्ञ शामिल हुआ और 1834 में विधि आयोग बना। ठीक है, और मैकाले, लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना होगा, वही इसके अध्यक्ष बने थे। तो आजादी के पहले हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष बने। ठीक है, 1834 में जो विधि आयोग बना है उसमें लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। ठीक, अब आए आजादी के बाद। आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद 1955 में 1955 ईस्वी में पहला विधि आयोग बना। आजादी के बाद हम लोग अगर विधि आयोग को जानेंगे तो 55 में बना है पहला विधि आयोग। इसमें MC सीतलवाड़ अध्यक्ष होंगे। कौन अध्यक्ष इसके? MC सीतलवाड़। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। 1955 में मेरा पहला विधि आयोग जो आया आजादी के बाद, उसमें अध्यक्ष कौन हो गए? तो MC सीतलवाड़ हो गए। क्लियर है? इतने चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए विधि आयोग के ऊपर। और फिर से आपसे रिपीट कर रहे हैं, विधि आयोग भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पूछे जाने के लिए पीटी में, चाहे पीटी परीक्षा में आपसे पूछे जाने की संभावना पूरी रहेगी इसकी भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा राज्य व्यवस्था पे। आपको पता है गणतंत्र दिवस तो हमारे यहाँ होगा 26 जनवरी को। ठीक ना? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है प्रत्येक साल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रिपब्लिक डे हम लोगों का है, संविधान लागू हुआ, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये तो पीटी में अफसाना है नहीं कि 26 जनवरी को मनाते हैं तो। लेकिन आपको पता है कि आप क्वेश्चन में देखते होंगे तो हमेशा एक क्वेश्चन ये पूछता है कि 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस हुआ उसमें मुख्य अतिथि कौन? तो 26 जनवरी 23 गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि, हम लोग एक मुख्य अतिथि बुलाते हैं। ये परंपरा रही है कि किसी एक दूसरे राष्ट्र के हेड को हम लोग चीफ गेस्ट के रूप में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम देखने के लिए क्या करते हैं? इनवाइट करते रहे, वो आते रहे वो लोग। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि 23 को जो गणतंत्र दिवस हुआ उसमें चीफ गेस्ट हमारे मुख्य अतिथि कौन है? ठीक है, कौन रहे 74वें गणतंत्र दिवस पे? हाँ ठीक है, आपको पता है। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति बने। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल, क्या नाम है इनका? अब्देल फतेह अल, अब्देल फतेह अल। ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी, अल सीसी पूरा नाम ऐसे है, अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, ये मुख्य अतिथि हुए मेरे 74वें गणतंत्र दिवस के। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट तो है। आपने अगर पिछला बीपीएससी भी दिया होगा एक साल पहले भी एग्जाम, तो बीपीएससी में था या जुडिशरी में था हमको ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है 2000 इसके पूर्व के साल में 21 में और 22 में, 21 में और 2022 में मुख्य अतिथि कौन थे? ये प्रश्न आया हुआ आपसे यूपीएससी में। 2021-22 में गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि कौन थे हमारे यहाँ? है तो बताइए। देखिए उस समय भी करंट अफेयर्स बीपीएससी का ही हमको याद आ रहा है, बीपीएससी पीटी के समय हम इसको बताए थे और हमने उसमें भी कहा था कि आपसे एक कौन था? यूएई से आया था सर, नाम नहीं ध्यान आ रहा है। चलिए ठीक है, कहीं से नहीं आए थे, इसीलिए क्वेश्चन था महत्वपूर्ण। यही हमने स्टूडेंट से चर्चा किया था कि आपको जानना ये है कि 2 साल कोई मुख्य अतिथि नहीं थे, इसलिए वो पूछेगा। ऑप्शंस में 4 नाम होगा, 5वां देगा कोई नहीं, आप पहुंच नहीं पाइएगा, आपको लगेगा कोई तो मुख्य अतिथि रहा होगा, मारेंगे, गलत होगा आंसर। कोई नहीं थे, ये 2 साल हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में कोई नहीं आए। कोरोना के कारण से हमने किसी को नहीं बुलाया। क्लियर है? कोई नहीं आया।
बात खत्म हो गया, लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट है ये, बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट है। आपको पिछला आपको पता है पूछता है, बहुत होगा तो फिर क्या पूछेगा वो कि भाई ये तो 2023 में मेरे मुख्य अतिथि आ गए, आए ना, इसके पूर्व मुख्य अतिथि हमारे यहाँ किस वर्ष शामिल हुए 2023 के पूर्व। आपको ऑप्शन देगा, कैसा ऑप्शन देगा, 21, 22, 20, 19 देगा ना, 4 ऑप्शन। क्या प्रश्न बता रहे हैं आपसे, आप प्रश्न को फिर से समझिए। 2023 में मुख्य अतिथि बने मिश्र राष्ट्रपति को बुलाया गया, ठीक है, इसके पूर्व किस वर्ष मुख्य अतिथि भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। क्लियर, पूछ दिया। अब आपको दे देगा ऑप्शन 21 में, 22 में, 20, 21, 22, 20, 19 ऑप्शन देगा ना आपसे। ये 4 ऑप्शन दे दिया कि किस वर्ष आया था, बताइए। अगर आपके ध्यान में नहीं है तो फिर आपको लगेगा ये तो बेवकूफ बना रहा है, क्वेश्चन में प्रत्येक साल आता है तो 22 देंगे। ऐसा नहीं है, 21, 22 में आया ही नहीं, 20 में आए, ठीक है। इसके पहले कौन आया है, 20 में ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे, जायर बोल्सोनारो। 20 में ब्राजील के प्रेसिडेंट आए थे हमारे यहाँ, ठीक है। आप ये ध्यान रख लीजिएगा, जायर, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आजकल बीपीएससी पूछने लगा है। बोल्सोनारो ये कौन है, तो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। जायर बोल्सोनारो ब्राजील के प्रेसिडेंट है, ये आए थे हमारे यहाँ 20 में मुख्य अतिथि बन के, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप देख लिए। तो जैसा हम आपसे चर्चा किए थे कि हम लोग को देखना कैसा है कि एक सेक्शन ये था, एक राज्य व्यवस्था से शुरू किए, राज्य व्यवस्था आज के लिए जितना हमको बताना था ये पूरा हुआ आपका, ठीक है। अगर हम लोग अब आज को आगे बढ़ाएंगे तो कोई दूसरा क्षेत्र देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए।